भारतीय कंपनियों पर इजराइल को हथियार देने से रोकने वाली मांग वाली याचिका पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं तुर्की का रास्ता भारत ने रोक दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारत और भारतीय कंपनियों को गाजा में युद्ध के लिए इजराइल को हथियार और सैन्य सहायता देने से रोकने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर इजराइल निर्यात पर रोक लगाता है तो इजराइल को हथियारों के निर्यात में शामिल भारतीय फर्मों पर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े दायित्वों के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ अशोक कुमार शर्मा और अन्य वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाले भारतीय फर्मों के लाइसेंस को रद्द कर दे, इसके साथ उन्हें नए लाइसेंस न दे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, इसलिए भारतीय हथियारों का निर्यात नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंड संबंधी कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि विदेश से जुड़े मामलों के लिए केंद्र सरकार के पास अधिकार क्षेत्र हैं। इसने ये भी देखा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इजराइल के खिलाफ आरोपों पर निष्कर्ष निकालना होगा, जो एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, क्या हम निर्देश दे सकते हैं कि UN के नरसंहार सम्मेलन के तहत आप इजराइल को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे। ये प्रतिबंध क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वह विदेश नीति को प्रभावित करता है। हम नहीं जानते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। भारत और इजराइल घनिष्ठ रणनीतिक साझेदार हैं, जिनके बीच अत्याधुनिक रक्षा टेक्नोलॉजी और सैन्य हार्डवेयर पर सहयोग बढ़ रहा है। जहां इजराइल भारत को निगरानी और साइबर सुरक्षा प्रणालियों सहित आतंकवाद रोधी उपकरण भी दे रहा है। ऐसे में ये बनता नहीं था कि भारत इस क्षेत्र में आगे जाए, पर फिर भी हर तरह के लोग होते हैं और उन्होंने इजराइल के प्रति सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है। तुर्की के रास्ते का रुकावट बन रहा है तुर्की भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन छोड़ता नहीं है। भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तानी नौसेना ने 2 नए युद्धपोतों को शामिल किया है। इसमें कार्वेती PNS बाबर और ऑफशोर पेट्रोल युद्धपोत PNS हुनैन शामिल है। इन दोनों ही युद्धपोतों को कराची में डॉकयार्ड में शामिल किया गया। इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। PNS बाबर एक मल्टीपर्पज युद्धपोत है और इसे तुर्की ने बनाया है और तुर्की लगातार ऐसे काम करता है जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा करे। राष्ट्रपति ने कहा कि नौसैनिक ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने तुर्की के साथ अपने सैन्य रिश्ते की जमकर तारीफ की। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उप मंत्री भी मौजूद थे। इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारत के लिए हिंद महासागर में टेंशन बढ़ सकती है। पाकिस्तान के PN मिगलेम प्रोग्राम में 4 युद्धपोत शामिल हैं। इनमें से 2 युद्धपोत इस्तांबुल शिपयार्ड में बनाए गए हैं। तुर्की इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये युद्धपोत सभी तरह सैन्य जिम्मेदारियों को निभा सकता है। इसमें एयर डिफेंस से लेकर सबमरीन डिफेंस तक की जिम्मेदारी है। इस युद्धपोत की क्या ताकत है इसे दुनिया को नहीं बताया गया है। साल 2019 में पाकिस्तानी नौसेना के एडमिरल अब्बासी ने कहा था कि पाकिस्तानी नौसेना के ये युद्धपोत 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगाए हैं। इसके अलावा एक मुख्य गन लगाई गई है। माना जा रहा है कि बाबर युद्धपोत को तुर्की ने यूरोपीय कंपनी MBDN के अल्बत्रोस NG एयर डिफेंस सिस्टम और हारबाह एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस किया गया है। इसमें 6 एंटीशिप क्रूज मिसाइल को लगाया जा सकता है। इन मिलगम युद्धपोतों में LM-2500 गैस टरबाइन लगाई गई है। यह डीजल और गैस टरबाइन दोनों होता है। तुर्की की अदा क्लास की मल्टीपर्पज कार्वेती कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें जासूसी, निगरानी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर वॉरफेयर भी शामिल है। आपको बता दें, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़े पैमाने पर रक्षा
रक्षा साझेदारी होती है। तुर्की से पाकिस्तान ने किलर TB2 ड्रोन अकिंसी ड्रोन खरीदे हैं। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देने का ऑफर दे चुका है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अजरबैजान की मदद करते हैं। पाकिस्तान को मिल रहे ये आधुनिक हथियार भारत की मुसीबत को बढ़ा सकते हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है और उसकी कई घातक अमेरिकी यूरोपीय टेक्नोलॉजी तक पहुँच है। इससे वो आधुनिक और मारक हथियार बना रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो इस्लामिक दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाएं और अब यही तुर्की थोड़ा आगे निकलना चाहता है और आगे निकलकर ब्रिक्स के लिए जुड़ना चाहता है। ब्रिक्स का उसका जुड़ने का इरादा कहीं न कहीं से भारत के लिए सही नजर नहीं आ रहा है। ब्रिक्स में ऐसे देशों का जमावड़ा होना चाहता है जिससे चाइना का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाए। चाइना का वेटेज के साथ साथ तुर्की का जो रवैया है भारत के प्रति वो एकदम साफ साफ दिखता है कि तुर्की भारत को पसंद नहीं करता है और हमेशा ऐसे निर्णय लेता है जो निर्णय भारत के खिलाफ होते हैं। ब्रिक्स दुनिया का तेजी से उभरता बाजारी अर्थव्यवस्था यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शक्तिशाली समूह का संक्षिप्त रूप है। ब्रिक्स का मकसद शांति, सुरक्षा, विकास, सहयोग को बढ़ावा देना है। माना जा रहा है कि अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के संगठन नाटो का सदस्य तुर्की भी अब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। हालांकि अभी तक इस बारे में औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, मगर रूस ने काफी पहले इसके संकेत दिए। बीते 2 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा था कि तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स की अगली बैठक अक्टूबर 2024 को रूस में होनी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तुर्की के आने से ब्रिक्स का संतुलन 2 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा था कि तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स की अगली बैठक अक्टूबर 2024 को रूस में होनी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तुर्की के आने से ब्रिक्स का संतुलन गड़बड़ाएगा? क्या ब्रिक्स में आने से पाकिस्तान इस मंच पर कश्मीर समस्या को तुर्की के जरिए उठा सकता है? बीते साल पाकिस्तान ने भी चीन के समर्थन से ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाया है, पर पाकिस्तान को SCO में तो शामिल कर लिया, ब्रिक्स में फिलहाल शामिल नहीं हुआ है। भारत नहीं चाहता है कि ब्रिक्स में यहाँ शामिल हो और भारत फिलहाल के लिए पूरी कोशिश करेगा कि तुर्की यहाँ पर वेलकम न हो। वैसे तो रूस ने यहाँ पर यही दर्शाया है कि तुर्की के वेलकम होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुर्की आ सकता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत यहाँ पर तुर्की को कोशिश करेगा कि तुर्की यहाँ आए। तुर्की के आने का मतलब है कि पूरा का पूरा सीन यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा और जो ये संस्था है, इस संस्था का बैलेंस भी बुरी तरीके से बिगड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।